सलामकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हो रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कल वाले फार्मूले डेरिवेशंस वगैरह देख लिए सब? जी देख लिया। मैंने नोट नहीं किया पर मतलब एक आपने बोला था एक पेज पे लिखना है मतलब पूरे फॉर्मूलाज, तो वो नहीं लिखा। और भी कुछ बोला था मैंने? इतना ही था। काइनेटिक एनर्जी की बात हमने कर ली थी ना कल। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। बेसिकली हमने स्टार्ट किया था किस तरीके से आप रेडियस निकालेंगे। कुछ मैं एक चीज बताऊंगा आपको, वो नोट कर लेना, ठीक है आप? हमने स्टार्ट किया था यहाँ से। नहीं, पीछे से किया था, पर वेलोसिटी बढ़ी थी। वेलोसिटी के बाद हमने एनर्जी बढ़ी। ठीक है, आप रेहान ये नोट कर लीजिए कि जो आपका आर है वो किसके बराबर आ रहा है यहाँ से। ये नोट कर लीजिएगा, ये वाली वैल्यू। जी कर रहा हूँ। मैं भी नोट कर लेता हूँ। एक कैलकुलेटर है आपके पास? जी है। कर लिया ना note? यस कर लिया। कल तक हमने जो डेरिवेशन कर ली थी उससे आगे चलते हैं, और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आप। देखिए, कल हमने बात करी थी रेडियस के फार्मूले की। वो था 0.529 n² अपॉन z। दूसरा था वेलोसिटी की टर्म में, 2.18 इंटू 10⁶ z/n। और तीसरा था एनर्जी के लिए, एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी। कितना आया था वो? 13.6। बताएंगे? एक सेकेंड।
अभी तो पता लिख लिया। जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और अभी आपने यहाँ लिखा कि योर आर इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी यूनिट। बाद में हाँ इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर एम के एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी थी कल तक। अब एक चीज समझो आप, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आपका कोई इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ गया है तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी गैप आया है, उस एनर्जी को आप बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल ली कल, तो हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, लाइक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पीई, या फिर आप माइनस यू लिख लो उसको, यू लिख लो सिर्फ। यू बराबर होता है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के है, Q1 यानी कि ZE इंटू Q2 यानी कि E अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में आर आता है, तो ये जो आर है इसकी जगह आप सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू इसकी। ये हो जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा ZE स्क्वायर। तो आप आर की वैल्यू यहाँ रख दो जो भी आ रही है, वो है 4 H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर E स्क्वायर एम के, और साइड में है आपका एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, तो ये फाइनली बन जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जेड ऊपर चला जाएगा, है ना, जो ये चीजें ऊपर चली जाएंगी उनको ऊपर ले लो, और ये नीचे पूरी टर्म आ जाएगी, वो आ जाएगी 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर, पहले से ही था, E की पावर 4 हो जाएगी, और आ जाएगा एम, और आ जाएगा के, और नीचे आएगा एच स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ये जेड जेड से करेगा तो इधर आ जाएगा Z स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर। यार ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, वॉइस ब्रेक कर रही है क्या यहाँ? नो सर। अब देखिए क्या होगा, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला पूरा पोर्शन, ये इसका जब आप सॉल्व करोगे, मतलब इसमें सारी चीजें आपको सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कितनी है, 4 × पाई स्क्वायर इंटू E की पावर 4 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू के की वैल्यू, और ये एच स्क्वायर की वैल्यू। तो ये सॉल्व होकर बनेगा आपका, नेगेटिव साइन यहाँ पर है, यू इज इक्वल्स टू माइनस का 13.6 Z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपका चौथा ये आ गया इसके लिए, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो एनर्जी का बस रिलेशन है
अगर ई के निकालनी है तो वो होगी 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अगर ई पी निकालनी है तो वो होगी माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है। जी। तो प्रोटॉन का नेगेटिव इसलिए है क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रॉन से दूर ले जाते हैं तो आपको जो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है वो नेगेटिव निकालते हैं। इसलिए होता है पोटेंशियल एनर्जी जब अवे फ्रॉम द पार्टिकल ले जाते हैं तो वो नेगेटिव आती है। ओ, ओके सर। ठीक है ना। ये क्लियर है यहाँ तक। जी सर। देखिए यहाँ पर आपका एक टॉपिक है अगला। उसमें ये कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं के एच सी एन जेड ई एन की वैल्यू। इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन टू यानी हायर एनर्जी लेवल टू एन वन लोअर एनर्जी लेवल अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल। ठीक है, ये कंडीशन होगी। पहले आप ये फॉर्मूला लिखो एनर्जी का। ई एन निकालने का एक और फार्मूला है, वो है माइनस का के एच सी अपॉन एन जेड। ठीक है। इसको ना के एच मत लिखना, इसको लिखना रेडबर्ग कांस्टेंट, ये आर है। ऐसे मत लो इसको, दिक्कत करेगा ये। एक डेरिवेशन ही कराता हूँ मैं इसको, ऐसा समझ में नहीं आएगी चीज। ठीक है ना। एक हेरिंग डालो। जी। एनर्जी वेरिएशन फॉर द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए एक चीज समझ लीजिएगा, इस केस में जो हम पढ़ रहे हैं ना, उस केस में ये है आपके पास पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन। ये है एक शेल और ये है एक और शेल। ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो एन टू यानी हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल से एन वन यानी कि लोअर एनर्जी लेवल तक होगा। मतलब जिस में भेज रहे हैं आप ई टू, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी ई वन से। अब मुझे एक बात बताओ, आपने एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है कि अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हायर एनर्जी कहाँ पर होगी?
इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, पहला केस, या इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, दूसरा केस। कौन सी कंडीशन है? सर इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल से इनर ऑर्बिटल जा रहा होगा, उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी। यार क्या बात कर रहे हो? सही से देखो मैंने क्या बोला। सर आप वापस बोलेंगे? दोबारा बता देता हूँ। फॉर्मूला कहता है एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका है ये 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। मतलब अगर नंबर ऑफ शेल की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है। एनर्जी कम होगी तो आप लोअर की तरफ जा रहे हो, और जैसे जैसे आप बाहर जाओगे तो आपकी एनर्जी लो होती चली जाएगी। ठीक है। तो जी। आपका जो N2 है वो आपका हायर एनर्जी लेवल है, और जो N1 है वो आपका लोअर एनर्जी लेवल है। ठीक है। नहीं आया समझ में? जी। जी सर। नहीं आया अभी भी? तो समझ आ गया। ठीक है। अब देखो एक चीज समझो पहले, वो जो फॉर्मूला ऊपर मैंने लिखा था वो कैसे आ जाएगा। आपने EN का फॉर्मूला लिखा पीछे सॉल्व करके, किसके लिए? RN के लिए जो लिखा था। वो फॉर्मूला देखो, कुछ कुछ के को के से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ नेगेटिव साइन था। जब आप के को के से मल्टीप्लाई करोगे तो के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ऊपर और नीचे पाई की वैल्यू थी, नीचे 2 था ऊपर 4 था, तो ऊपर बचेगा 2 पाई स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद मास था, और ई की पावर थी 4, और नीचे हमारे पास था H स्क्वायर, और यहाँ पर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये बात कहाँ से आई? ये मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो, ये जो है ना मेरे पास पूरा, ये इससे लिया है मैंने। यहाँ 4 था ना, फॉर्मूले में 2 था, 4 से 4 तो कट जाएगा यार। और फिर वी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन 2, 2 बचता है यहाँ पर। हीलियम एटम के नहीं, हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा हूँ, तो 2 कैसे बचेगा? यहाँ पे ना ये मैंने 2 लिखना था, मैंने 4 लिख लिया यहाँ से, नोट कर गया इसको। देख रही है बात? जी। तो यहाँ मुझे 2 लिखना था, क्योंकि 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ था, 2 बचेगा। और ऊपर जाकर देखो। देखो, एक ना कल एक मिस्टेक हुई होगी, दिक्कत है थोड़ी सी। एक मिनट दीजिए मुझे जरा।
कहीं ना एनर्जी के फॉर्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। नोट करते हैं। ये फॉर्मूला देखो आप, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर आप वेलोसिटी की वैल्यू डालोगे स्क्वायर करके। उससे पहले वेलोसिटी है किसके बराबर? देखो एक ना दिक्कत हो रही है, वो मैं बता देता हूँ। जो आर एन हमारा आ रहा था, वैल्यू तो हमारी सॉल्व होकर सेम आ रही थी। आर एन हमारा आएगा पाई एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई स्क्वायर, और नीचे जेड। ये आएगा आर एन। ठीक है, इस चीज को अगर आप यूज करोगे और आप ई एन डालोगे, तो ई एन आएगा इसकी बराबर यहां से। ये ई एन कैसे आ रहा है, आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना, जो क्या आएगा आपका माइनस का के स्क्वायर। अब ठीक है। देखो यहां से लिखना आप चीजों को। ये जो आएगा ई एन इसके बराबर आएगा, पीछे जो पुट किया था ना हमने, ई एन। बस एक दो का और चार का फर्क आ रहा है जहां तक। बाकी सब चीजें ना सेम आ रही हैं ऑलमोस्ट। देखो ई की पावर फोर थी हमारे पास, ई की पावर फोर है। हमारे पास एम था, एम है। एच स्क्वायर था, एच स्क्वायर है। के स्क्वायर था, के स्क्वायर है। बस यहाँ पे टू एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको मैं देख लूंगा। ठीक है, एक जगह टू एक जगह फोर, ऐसे तो नहीं आएगा। अब आप एक काम करो, इसी एनर्जी के फॉर्मूले में आप अप्लाई करो एक चीज, कि इसमें आप माइनस के स्क्वायर टू पाई स्क्वायर एम ई की पावर फोर। ठीक है, डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर इंटू सी एच और इंटू सी एच, ऊपर नीचे कर लो। कोई फर्क पड़ेगा आपकी इक्वेशन पर? नो। अब इसमें आप जो भी ये दिख रहा है, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करो। लाइक इसको एक साथ लिख लो पहले। जो ये दिख रहा है ना, इसमें वन अपॉन सी एच एक तरफ बाहर ले लेना, बाकी इस सी एच को अंदर ले जाओ। ठीक है, ठीक हो जाएगा माइनस का के स्क्वायर टू पाई स्क्वायर एम ई की पावर फोर अपॉन एच स्क्वायर इंटू वन अपॉन सी एच, मान गया, इंटू ऊपर सी एच, एक और ब्रैकेट, और बाहर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या करना है, जो भी ये दिख रहा है ना आपको, इस वाला हिस्सा, इसको आपको सॉल्व करना है सिर्फ। सॉल्व इन द सेंस कैसे करेंगे, आप जो के स्क्वायर है, यार सही था वो, मैंने के मान लिया था उसको, कोई दिक्कत नहीं। नीचे जो फोर आ रहा था ना, उसको के मानोगे आप एक जगह जा करके, तो वो के स्क्वायर हो जाएगा, तो फोर फोर नहीं बचेगा एक्स्ट्रा। अब देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे टू इंटू तीन डेसिमल एक चार का स्क्वायर। ठीक है, इंटू के की वैल्यू कितनी है, नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन का स्क्वायर, इंटू मास, मास कितना है, 9.1 इंटू टेन टू द पावर माइनस 31।
इंटू इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 की पावर 4, इन सब के साथ नीचे सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू H² ये और एच की क्यूब यानी कि 6.6 10 टू द पावर -34 का क्यूब। ठीक है। देखो 19 की पावर 4 है, बहुत बड़ी पावर है। बाहर क्या है? Z² अपॉन n²। इतना क्लियर है? जी सर। अब आप क्या करिएगा, आप ऊपर एक चीज और रखिए, CH। इस CH को भी रखिएगा। ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा का पूरा जितना ये है, इसको मानते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। यहाँ से आपका जो EN है वो आएगा इस पूरे के बराबर, यानी कि आपके R के बराबर, कैपिटल R। ठीक है। इसको CS से मल्टीप्लाई करो, ये वाली CS, और यहाँ लिखो Z² अपॉन n²। तो ये आपकी एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है। जो हमने ऊपर लिखा था, इसमें जो ये R है, इसी R का नाम है रिडबर्ग कांस्टेंट। तो आप एनर्जी ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है। अब रही बात, ये रिडबर्ग कांस्टेंट तो सारा पढ़ा, तो आप जब रिडबर्ग कांस्टेंट की इस वैल्यू को देखोगे, द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, जो कि है R = इसके, देखो 4 चौक 16 होगा नीचे स्क्वायर करने पर। ये M है, ये E की पावर 4 है, ये C है, ये H की पावर 3 है। ये एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है ना आपको? मैंने अलग तरीके से सॉल्व किया है। इस सब को सॉल्व करने के बाद आपके रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आएगी 1.090 × 10⁻⁷। तो ये जो आ रहा है, इसकी वैल्यू आएगी 1.09 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है। ये आपके रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। अब रही बात कि सर ये ऊपर क्यों अलग थी, नीचे क्यों अलग थी? ऐसा कुछ नहीं था। K² की वैल्यू डालो आप, मैंने यहाँ K की वैल्यू डाली है। अब इसको हटा दो, 2 इंटू पाई स्क्वायर आएगा, इंटू ये क्या है, मास, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटू ये क्या है, E की पावर 4। नीचे क्या है आपके पास? के। के क्या है? के का स्क्वायर करना है, के बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका स्क्वायर कर दो, रख दो। 4 का स्क्वायर 16, पाई का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, इंटू नीचे सी है, इंटू H की पावर 3 है। तो इन सब का मतलब यही है, 2 से काटोगे इसको 8 आएगा। ठीक है। जब ये वैल्यूज आएंगी तो आप इसको सॉल्व करके देखोगे, इन सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपकी जो वैल्यू आ रही है 1.09 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो एक तो मैंने के वी की वैल्यू याद करने को बोला था आपको, बोल्ट्जमान कांस्टेंट की। एक आप ये वाली वैल्यू भी ध्यान रखिएगा। ओके सर। अब यहाँ देखो, एक चीज वो है ये वाला कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट देखो क्या है, जो फॉर्मूला आपको यहाँ दिख रहा है ना, वो फॉर्मूला उस फॉर्मूले से अलग है। RH/NZ है कि नहीं? तो ये फॉर्मूला ऐसे नहीं है जो ये दिख रहा है। हमारा फॉर्मूला हम वही रखेंगे जो हमने पीछे कैलकुलेट किया है। वो फॉर्मूला क्या है हमारा? वो है Z² अपॉन n²। यही तो आ रहा है। इस फॉर्मूले को काट दो,
अब एनर्जी के लिए मैं लिखूंगा जो फार्मूला हमारे पास एक्चुअल में है, वो फार्मूला। ठीक है। लाइक हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की। इसमें जेड की वैल्यू कितनी होगी? 1। ठीक है। जी सर। अब देखो दूसरी चीज क्या करनी है आपको, ये समझिए। जब आपका एटम N2 से N1 में जा रहा है, यानी कि हायर एनर्जी से किधर जा रहा है? लोअर में जा रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताइए चेंज इन एनर्जी कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर E2 माइनस E1, यही होगा। जी सर। हायर एनर्जी तो यही होगा। जब ये जाएगा तो रेडिएशन निकालेगा। और रेडिएशन को कैसे लिखते हैं? एच म्यू से। जब एज अ ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन में हायर से लोअर जाने में इलेक्ट्रॉन आपकी रेडिएशन एमिट करेगा। और रेडिएशन की जो एनर्जी होगी उसको निकालते हैं आप एच इंटू म्यू से। तो यहाँ रख दो एच इंटू म्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। E2 को कैसे लिखोगे? E का फॉर्मूला जो अभी आपने ऊपर बनाया है, Pn के लिए रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू CH जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो E2 के लिए यहाँ रखूंगा, रेडबर्ग तो कांस्टेंट होता है, सी भी कांस्टेंट, एच भी कांस्टेंट। यहाँ पर जेड स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर माइनस RCH जेड स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। अब जेड की वैल्यू तो 1 ही है ना, तो यहाँ पर जेड होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से बाहर निकाल लो इसको, RCH। यहाँ बचेगा 1 अपॉन N2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N1 स्क्वायर। कोई डाउट? नो सर। अब देखो यहाँ पर है एच म्यू, एच म्यू को आप लिख सकते हैं HC अपॉन लैम्डा। हाँ। तो यहाँ रखो HC अपॉन लैम्डा। तो आपको एक चीज कैंसिल होती हुई नजर आएगी, वो है HC से HC कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या? आपके पास बचेगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन N2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N1 स्क्वायर। मतलब ये है कि आपकी वेवलेंथ यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है वेवलेंथ निकालने का, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। ठीक है। रेडिएशन की वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? मतलब जब आपका मान लो इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रहा है, मतलब इट इज मूविंग फ्रॉम E2 टू E1, तो ये क्या एमिट करता हुआ जाएगा? इट एमिटिंग रेडिएशन, या कह लो वेव। तो रेडिएशन की कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, तो वो वेवलेंथ ऐसे निकलेगी। ठीक है, ये बेसिक डेरिवेशन है आपका। तो कई बार बुक में आपको ये ना लिखकर इसकी वैल्यू लिखी हुई दिखेगी कि 1 अपॉन लैम्डा जो होता है वो 1.09 इंटू 10⁻⁷ 1 अपॉन N2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N1 स्क्वायर के है। ठीक है। जी सर। अब देखो ये है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑफ एटम। इसका क्या मतलब है? व्हेन E0 से इतने तक आ रहा है,
देन E1 इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2 0। ऐसे मत समझिए उसको, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑफ एटम। देखो, एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, अगर आपके पास 0 से लेके 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है, तब जो आपने एनर्जी दी है वो एनर्जी आपकी एटम की एनर्जी के बराबर है। इस केस में जो एनर्जी डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा। एग्जैक्ट अगर 4.8 है तब भी 0 आएगा, और अगर 0 है तो 4.8 आएगा। लेकिन इससे ज़्यादा अगर है, तो इससे ज़्यादा है कि इसमें ये वैल्यू इससे ज़्यादा आएगी, माइनस करेंगे तो इससे एनर्जी बचेगी। इससे देखो ज़्यादा कुछ समझ में ऐसे नहीं आएगा, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपके पास एक फार्मूला है एनर्जी निकालने का। अभी आपने लिखा था एनर्जी जो EN से निकालते हैं उसका फार्मूला होता है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यही है। जी। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। हाइड्रोजन एटम के लिए हम बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम के एन की वैल्यू 1 के लिए एनर्जी बताइए, एन की वैल्यू 2 के लिए एनर्जी बताइए, एन की वैल्यू 3 के लिए, एन की वैल्यू 4 के लिए, और एन की वैल्यू इन्फिनिटी के लिए। आपको क्या करना है, आपको E1 निकालना है। हो जाएगा 13.6 इंटू जेड की जगह 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। जो E1 आएगा वो आ जाएगा 13.6 ही। ठीक है। अब E2 निकालना है अगर, तो वो हो जाएगा 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 1/4। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 8 चौक 16, 3.4। ये आएगा 3 4 तिया 12, 13.6 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 3.4। तो आप इनकी एनर्जी निकाल के देखिए बाकी दो की। इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी कितनी होगी और इसकी कितनी होगी। बताइए, देख निकाल कर अभी। जी। मीटिंग ओवर होने वाली है, आप मुझे इसको निकाल के बताइएगा, दूसरी मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा।